प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल से होंगे। आपका एक बार फिर मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों आज कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान इकाई स्थिर विद्युत के अंतर्गत कंटिन्यू वीडियो पार्ट ए में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको मार्किंग कराने में मदद करेगा, आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। लेकिन एक बात यह है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि जहां भी वीडियो को मिस कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, वहीं से आपको टॉपिक समझने में दिक्कत जाएगी। इसलिए पूरा देखिएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई समझ में नहीं आती है बात, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका यथासंभव निदान करूँगा। तो देख लेते हैं आज का टॉपिक। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में आपने अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, जिसे अपन अनुदैर्ध्य स्थिति भी नाम दिए थे। लेकिन यहाँ पर निरक्षीय स्थिति है, थोड़ी सा अंतर है। वैसे अपन ने वहाँ पर थोड़ी सा इंट्रो तो इसका ले ही लिया था, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे माना यहाँ पर ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है ना। ये इनके बीच की दूरी यहाँ से लेकर के ये 2L है। आप इसका अपन लंबार्धक खींच लें। लंबार्धक क्या होता है? जो इसके सेंटर पॉइंट से भी गुजरे ऐसी रेखा और इस पर लंब भी हो, है ना। तो ये माना लंबार्धक हो गया। नीचे तक भी जा सकते हैं, चूंकि बिंदु ऊपर लेना तो यहाँ बनाने की अपन को कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये लंबार्धक हो गया। किसका लंबार्धक हो गया? ए बी का लंबार्धक हो गया। अब बिंदु अगर इस लंबार्धक पर कहीं भी आप स्थित करा दें, यहाँ पर ही, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो ये विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहलाती है, अपन ने जाना। और इसी को अपन अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ देखते हैं अपन, ये माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, समझिएगा क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। ये माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जो K परावैद्युत अंक वाले माध्यम में रखा हुआ है। और इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, ये निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पर? R दूरी पर कोई बिंदु कौन सा स्थित है? P। कोई बिंदु P स्थित है जिस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो क्या हुआ? अपना उद्देश्य हुआ। अब देखें, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां पर अपन कौन सा आवेश मान रहे थे? एकांक धन आवेश, है ना। तो एकांक धन आवेश यहाँ भी लेंगे, यानी बिंदु P पर कौन सा आवेश है? एकांक धन आवेश। तो यहाँ पर मान के चल रहा है कि एकांक धन आवेश है। तो पहले ए का प्रभाव देख लें अपन। ए पर भी तो धन Q आवेश है ना, तो ए का प्रभाव इस पर P पर क्या पड़ रहा? तो यहाँ धन है और यहाँ भी धन है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसलिए ए पर स्थित धन Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो सीधे ऐसी होगी, है ना, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगा हुआ है ये, यानी कि AP दिशा में। उसको अपन ने E1 से दर्शाया। अब B पर स्थित ऋण Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और इसकी दिशा क्या होगी, हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर एकांक धनावेश माने और यहाँ पर ऋण है, तो स्वाभाविक ही इसको आकर्षण करेगा। तो इसलिए इस ऋण Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसकी दिशा होगी P से B, यानी इस दिशा में। इसको अपन ने कैसे दर्शा दिया है? E2 से, है ना। तो परिणामी अपन को निकालना पड़ेगा, E1 और E2 का परिणामी निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर एक चीज और माने ले रहे हैं कि E1 देखो इस दिशा में कार्य कर रहा है, E2 इस दिशा में कार्य कर रहा है। तो यदि E1 और E2 के बीच का कोण, ये वाला कोण कितना है? 2 थीटा। इस कोण को हम दर्शा रहे हैं 2 थीटा से दर्शा रहे हैं, 2 थीटा।
2 थीटा ये वाला कोण। ठीक है, तो अब 2 थीटा क्यों लिखे, थीटा क्यों नहीं लिखे, गणना में सुविधा जाएगी इसलिए हमने 2 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब बात करेंगे कि E1 और E2 का परिणामी किस दिशा में जाएगा। तो एक स्वाभाविक सी बात है विद्यार्थियों, थोड़ी सा अपन एक उदाहरण देखते हैं दैनिक जीवन का। जैसे किसी तल पर ये पत्थर रखा हुआ है ना, या कोई वस्तु रखी हुई है जो सरकने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल। अब यहाँ पर इसको कुछ लोग रस्सी से बांध करके, 2 लोग यहाँ से रस्सी से बांध करके इस तरफ खींच रहे हैं, और 2 लोग रस्सी से बांध करके इस तरफ खींच रहे हैं ना, ये 2 लोग खींच रहे हैं। तो ये वस्तु किस दिशा में जाएगी, इस तरफ वाले यहाँ खींच रहे हैं, इस तरफ वाले यहाँ खींच रहे हैं, और ये सरकने के लिए स्वतंत्र है। तो स्वाभाविक है कि ये वस्तु इस दिशा में आगे बढ़ेगी। अगर दोनों की ताकत बराबर है तो बिल्कुल सेंटर से होकर के जाएगी, है ना। तो बिल्कुल यही सिद्धांत तो यहाँ लगने वाला है कि E1 और E2, E1 इस दिशा में, E2 इस दिशा में, तो E1 और E2 का परिणामी कहाँ जाएगा, परिणामी कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, है ना। वैसे ये सदिश बीजगणित में नियम भी है, थोड़ी इसको अपन आगे जब डेरिवेशन आएगा तो और अपन इसको पढ़ेंगे, है ना। तो E1 और E2 का परिणामी कितना होगा, मैं यहाँ थोड़ी इसको मिटा दूं, फिर से बना दूंगा। इस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, ये यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसी रहेगी, इस दिशा में, यानी A से B के समांतर रहेगी, है ना। और ये पूरा कोण कितना बोले थे अपन ने शुरू से, ये पूरा कोण इतना पूरा कोण कितना था, 2 थीटा था, है ना। तो अब चूंकि ये सेंटर से जा रही है रेखा इसके, यानी कि कोण की समद्विभाजक रेखा है, ये कोणार्धक है कह सकते हैं। तो ये पूरा कोण 2 थीटा था, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण इतना स्वाभाविक है कि ये कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर। ये देखे पूरा कोण 2 थीटा था, ये बीच से गई रेखा कोणार्धक कहला रही है उसकी, है ना। तो ये वाला कोण थीटा कहलाया। अब ये वाला कोण कितना होगा, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपन को, है ना। तो ये वाला कोण कितना होगा देखते हैं। आपने समांतर रेखाओं के गुण पढ़े होंगे, जैसे एक ये रेखा है, ये रेखा, ये समांतर रेखा है, ये दोनों। अब एक तिर्यक छेदी रेखा ये इसको काट दी, ये वाला कोण जितना होगा वही कोण कितना ये होगा ना, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये ऐसे बना दो थी, ये एक लाइन समांतर हो गई, ये समांतर रेखा हो गई ना ये दोनों, और इसको तिर्यक छेदी रेखा मान लूं मैं, तो ये कोण थीटा है। तो स्वाभाविक है कि ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। ओके, ठीक है ना विद्यार्थियों। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अपन ने जो यहाँ पर चित्र बनाया, जो माने हैं ना, इसको अपन को लिखना पड़ेगा। आप लोगों से तो वैसे बन ही जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसकी चर्चा कर ली है, फिर भी मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ। तो विद्यार्थी यहाँ एक बार और फिर से देख ले रहे हैं अपन। यहाँ पर ये देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, ये दूरी ये अपन ने यहाँ लिखी, जिनके बीच की दूरी 2L है। यह है वैद्युत द्विध्रुव है, यह वैद्युत द्विध्रुव के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु से, यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ये दूरी R ये है दूरी। अब किस दिशा में, कहाँ पर, वो भी बताएंगे। R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, यानी इस ऐसी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु, ये कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उद्देश्य हो गया। तो यहाँ पर A का भी प्रभाव यहाँ पड़ेगा, B का भी प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले A के कारण निकाले ले रहे हैं। तो सर्वप्रथम A पर स्थित धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन ने कैसे दर्शाया चित्र में, E1 से। यहाँ लिखते हैं E1 बराबर क्या होगा, कूलाम के नियम से नियतांक कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। और यहाँ पर क्या आता था कूलाम के नियम में, Q1 और Q2, है ना। तो Q1 का मान तो Q हो गया, एक बिंदु आवेश क्योंकि Q है, और यहाँ पर वही एक काम धनावेश, तो गुणित 1, तो गुणित 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो केवल Q लिख देंगे बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो दूरी कितनी है, यहाँ और यहाँ के बीच में देखें AP है, तो AP का वर्ग। ये दिशा बता दें किस दिशा में, A से P दिशा में,
यहाँ लिख देंगे ऐसे करके ए पी दिशा में, ठीक है ना। कहाँ से आ गई ये लाइन वो भी लिख दें अपन, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है ना। अब हम V का प्रभाव देखें, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। यहाँ लिखेंगे V पर स्थित, इसी प्रकार V पर स्थित कौन सा आवेश है वहां, ऋण Q। V पर स्थित कोष्टक बना करके लिखें ऋण Q आवेश, V पर स्थित ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन काय से दर्शाएं चित्र में देखिए, इसके कारण उत्पन्न तीव्रता को अपन ये E2 से दर्शाया है। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही नियम लगेगा कूलाम का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब इसका परिमाण लेना है, इसलिए यहाँ पर ऋण लगाने की आवश्यक, यहाँ पर जो लेंगे ना Q1 Q2 जो लेते थे, तो यहाँ ऋण Q गुणित 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आवेश का अपन को परिमाण लेना है। तो बताए थे पिछले डेरिवेशन में ऋण Q का परिमाण Q ही निकलेगा ना। तो यहाँ पर आ गया Q, और दूसरा यहाँ पर एकांक, दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पर है, तो वहाँ पर मान कितना एकांक धनावेश है, इसलिए 1 लिखने गुणित 1 लिखने की जरूरत नहीं, Q बस लिखेंगे बटे दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी कितनी है, B से P की दूरी है, यानी PB, यहाँ लिख दे PB का वर्ग। दिशा किस दिशा में ये आकर्षित हुआ ना, तो PB दिशा में, यहाँ लिख देंगे PB दिशा में। कहाँ से आ गई ये लाइन, कूलाम के नियम से, तो यहाँ भी लिख देंगे कूलाम के नियम से, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो आप लोग नोट भी कर लिए होंगे और इसको पूरा आप लोग लिख लें, फिर और आगे अपन समझते हैं। डेरिवेशन बहुत सरल है, अक्षीय स्थिति की तुलना में भी ये सरल लगेगा। तो देखते हैं विद्यार्थियों, ए पर स्थित धन Q आवेश के कारण तीव्रता इतनी निकली थी, बी पर स्थित ऋण Q आवेश के कारण तीव्रता इतनी निकली थी, है ना। अब दोनों को यही मैच कराते देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ तक तो अभी E1 और E2 तो बराबर चल रहे हैं, है ना। अब बात आती है AP और BP, क्या ये भी बराबर हैं? अगर ये भी बराबर होंगे तो E1 और E2 बराबर होंगे। तो देखे ले रहे हैं AP और PB है कहाँ पर, तो AP ये है और PB ये है। तो विद्यार्थी जैसे अगर ये कोई रेखाखंड है, इसका ये लंबार्धक है, ये लंबार्धक हो गया, तो एक प्रमेय होता है कि लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, कहीं भी बिंदु रख दो, जैसे यहाँ रख दिए, तो लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु की शीर्षों से दूरियां बराबर होती है, यानी ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर होगी। अगर बिंदु आप ये ले लोगे यहाँ पर, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो ये जो ये क्या था, ये लंबार्धक था, लंबार्धक पर स्थित है बिंदु P, तो स्वाभाविक है कि दूरी AP और PB दोनों बराबर हैं। यानी कि बात ये भी निकल आई कि AP और PB दोनों बराबर हैं। तो ये भी बराबर है जब ये, तो यानी कहने का तात्पर्य कि E1 और E2 परिमाण में तो बराबर ही होंगे ना, परिमाण में तो बराबर ही होंगे, सिर्फ दिशा भर अलग अलग है। और दोनों के बीच का कोण कितना लिए थे, 2 थीटा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर इसका ये मान निकालने के लिए, परिणामी E निकालने के लिए देखते हैं, ये सदिश बीजगणित में है, ये थोड़ी सा भरी, अपन इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी समझने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक ये समचतुर्भुज हमने बनाया, समचतुर्भुज यानी सभी भुजा इसकी बराबर है ना। तो यहाँ पर इस भुजा का मान अगर A है, तो ये वाली भुजा का मान भी A ही होगा, परिमाण है ना, इनका बराबर होगा। OA इस दिशा में है, OB इस दिशा में है, दोनों के बीच का कोण माना कि थीटा है। तो इस स्थिति में ये परिणामी होगा इन दोनों का, यानी OA और OB का जो परिणामी होगा वो कैसा जाएगा, इनके कोणार्धक से होते हुए ये जो विकर्ण बनता ना, इस दिशा में होता है। तो परिणामी R जो है क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू
2a cos थीटा बाई 2। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर भी तो वही पोजीशन बन पा रही, देखें यहाँ पर ये लाइन ये कितनी है, ये 2 है ये, और यहाँ पर क्या है E1 है ये। ठीक है ना। अच्छा, तो परिणामी कितना हो जाएगा यहाँ पर R बराबर 2। अच्छा, यहाँ पर एक बात अपन ने अभी प्रमाणित कर ही ली कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं, यानी ये जैसे समचतुर्भुज में दिए थे तो ये दोनों बराबर थे, तो समझ लीजिए ये बराबर है, दोनों की परिमाण बराबर है। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर R इक्वल टू 2, E1 लिख दे यहाँ पर, चाहे तो E2 लिख दो, cos, क्योंकि परिमाण बराबर है ना, cos यहाँ पर कोण थीटा बना है, लेकिन हमारे पास ये कोण कितना बना है 2 थीटा, तो लिखेंगे 2 थीटा बाई 2। तो इस फार्मूले से यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकल आएगी यहाँ पर। तो विद्यार्थी देखते हैं, अभी अपन ने जाना कि AP और PB ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि लंबार्धक पर स्थित है बिंदु P। तो AP और PB बराबर है, तो फाइनली क्या बात प्रूफ हो चुकी थी कि E1 और E2 भी, यानी इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई ये और ये दोनों कैसे बराबर होंगे, परिमाण में बराबर होंगे। दिशा यद्यपि अलग अलग है तो परिमाण में बराबर है। यदि E1 और E2 के बीच अपन ने कोण कितना लिया 2 थीटा, के बीच का कोण 2 थीटा हो, तो E1 और E2 का परिणामी क्या होगा, E बराबर 2E1 cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो लिखे ना, चाहे तो आप E1 लिख दीजिए चाहे यहाँ E2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम इसका परिमाण ले रहे हैं। देखो इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा है, यानी E1 का परिमाण है ये। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे कि परिणामी, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर 2E1 cos, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा। ठीक है। अच्छा, इसकी दिशा बताना चाहे तो अभी बता दें, नहीं तो आखिरी में बताना पड़ेगा। इसकी दिशा होगी A B के समांतर, है ना, A से B की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। यहाँ पर दिशा भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, है ना, बाद में लिख देंगे आखिरी में। अब यहाँ पर देखें इसको कैसे हल करें। इसको आपको यहाँ पर E1 का परिमाण भरना पड़ेगा, cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैपिटल E बराबर 2, E1 का मान कितना निकाले थे अपन ने, 2 लिख रहने दें। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, आपने नोट कर लिया ना। यहाँ पर आवेश Q था और दूरी कितनी थी AP थी, तो दूरी का वर्ग ये AP का स्क्वायर, ये E1 का मान हो गया। यहाँ पर E1 का मान ये भर दिए, cos थीटा आप लिख दीजिए। cos थीटा का मान अभी निकाल ले रहे हैं, त्रिकोणमिति लगेगी थोड़ी सी, इतना समझ में आ गया विद्यार्थियों। अब यहाँ पर अपन को दो चीज का मान चाहिए, एक चाहिए AP का मान कितना है और दूसरा चाहिए cos थीटा का मान कितना है ना। तो इसको सिंपली हल कर ले रहे हैं, पहले AP का मान निकाले ले रहे हैं अपन। ठीक है। तो विद्यार्थी ये वाले चित्र का ये वाला भाग देख रहे हैं अपन, ये देखिए ये कितना लिखा है, ये P और ये O, तो ये वाला लाइन अपन ये बना दिया और ये OA ये बना दिया। यानी ये वाला जो त्रिभुज है, मैं थोड़ी इसको समझने के लिए अलग से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बना दिया हूँ। अच्छा, ये लाइन, इसका मान OP का मान कितना था 8 था, OP का मान कितना था 8 था, और ये पूरी दूरी कितनी थी 12 थी, तो आधी दूरी इतनी कितनी होगी L होगी, यानी OA का मान कितना होगा L होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो एक कर्ण कहलाया ना ये कर्ण, तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा दें यहाँ पर, है ना। तो यहाँ लिखते हैं अपन इसको समकोण, इसको यहाँ पर ये वाली लाइन लिखिए, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है उसका, समकोण त्रिभुज का कैसे नामांकन किया था, ये POA या AOP बोल सकते हैं आप, AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से काय का मान निकालना AP का, तो कर्ण का वर्ग यानी AP का वर्ग बराबर ये
लंब का वर्ग यानी ओ पी का वर्ग धन आधार यानी ओ ए का वर्ग। अच्छा, यहाँ पर AP का वर्ग लिखे रहने दे रहे हैं, इसका मान भर दें। OP का मान कितना है, OP का मान R है, यहाँ स्क्वायर लगा तो इसलिए R स्क्वायर, और OA का मान कितना है L, तो L स्क्वायर। ये हो गया AP का स्क्वायर का मान, ये पूरा यहाँ भर देंगे। लेकिन अगर यहाँ से AP का मान निकालना हो तो यहाँ AP का स्क्वायर है, वर्ग हटाएंगे ना, तो सामने आप जानते हैं कि वो राइट हैंड साइड पे जो पद होता है उसके ऊपर वर्गमूल लग जाता है ना, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये लाइन क्लियर हो गई। ये अपना निकल आया काय का मान, AP का मान निकल आया, यानी AP स्क्वायर का मान निकल आया। इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। अब बच्चा अपन को मान निकालने के लिए काय का मान निकालना है, कॉस थीटा का। ठीक है, देखिए कॉस थीटा का मान कैसे निकल पाता है। कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा ना, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखें इस त्रिभुज में, यहाँ पर चूंकि कोण ये है तो कोण की सम्मुख भुजा को यहाँ पर लंब कह दिए, और यहाँ पर आसन्न भुजा यानी ये आधार कहला गई ये, और ये कहलाया कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एवं लिख दीजिए, एवं कॉस थीटा बराबर आधार यानी OA और कर्ण यानी कितना AP, ये लिख दिया अपन ने। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर OA की वैल्यू कितनी कहलाई L, यहाँ लिख दीजिए L, और AP की वैल्यू ये निकाले आपने अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो विद्यार्थी अपने पास AP का भी मान निकल आया, यानी AP स्क्वायर का मान यहाँ भरने के लिए निकल गया, ये निकल गया, इसको ध्यान रखिएगा ये, और कॉस थीटा का भी ये मान निकल गया। ये अपन कहाँ पर भर देंगे, इस समीकरण 1 में। ठीक है ना, तो बस इसके बाद कैलकुलेशन छोटा सा बचा। हाँ विद्यार्थी, समीकरण 1 ये है, ये मान भर दें, AP स्क्वायर का यहाँ, कॉस थीटा का यहाँ पर को लिखना पड़ेगा ना, यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 1 में AP स्क्वायर तथा कॉस थीटा के मान रखने पर तो चलिए कितना हो जाएगा, तो E बराबर रखने पर E बराबर ये 2 लिखना पड़ेगा ना, E बराबर 2, फिर कोष्टक बनाइए, कोष्टक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब लिख दिया अपन ने ये। अब AP स्क्वायर का मान कहाँ निकला था, ये निकला था, इसको यहाँ पर भर दें, कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए ये भी कोष्टक छोटा, ये भी कोष्टक छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये बड़ा कोष्टक लगा दे रहे हैं, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा दिए। AP स्क्वायर का मान तो भर गया, ये वाला कोष्टक बंद कर दिए अपन ने, ये वाला कोष्टक ये बंद कर दिए। अब बचा क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है, ये है, तो ये वाला मान यहाँ भर दें, तो ये लिख दिए L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। विद्यार्थी कुछ नहीं किए, सिर्फ ये किए कि ये जो स्टेप थी इसमें हमने मान भर दिया, काय का मान AP स्क्वायर और कॉस थीटा का मान भर दिया, ये आ गई है ना। अब आगे देखते हैं इसको कैसे हल करें। तो विद्यार्थी इसको अपन हल कर ही दे रहे हैं, सरल है। E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर देखें, यहाँ भी Q लिख दें, अभी ये Q, और यहाँ R स्क्वायर L स्क्वायर ये लिखा हुआ था, ये लिख दीजिए, एक कोष्टक बंद L। हाँ, अब यहाँ पर देखिए जैसे अंडर रूट x लिखा है, तो कर्णी घातांक नियम से अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, यानी कि किसी की भी घात हो, यानी कि जैसे हम यहाँ पर कहें कि a के ऊपर ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो इसकी a की घात 1/2 है। तो यहाँ इतने पूरे के ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की घात कितनी है, 1/2 है। ठीक है, अपन ने ऐसा लिख दिया। अब देखें ये और ये दोनों एक जैसे हैं ना,
और हो क्या रहा दोनों का गुणा। तो आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। x की घात m इंटू एक्स की घात n बराबर x की घात m प्लस n। तो इसकी घात क्या कुछ नहीं तो 1 है और इसकी घात कितनी 1/2 है। तो गुणा करेंगे तो ये घातें कितनी हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, यानी 1 धन 1/2 तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 1 3 3/2 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरी की घात 3/2 हो जाएगी अगली स्टेप पे, ठीक है, इन दोनों की जगह कैलकुलेशन करने के बाद। तो आगे हल करते हैं। फिर स्टेप ई बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एल लिख दें आप चाहे तो यहाँ पर क्यू इंटू एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरी की घात 3/2, ठीक है ना। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें 2QL, कुछ ध्यान आया? बिल्कुल सही, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये 3/2 कैसे आ गई ना घात, अपन ने बताया ना घातांक नियम से। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे दर्शाते हैं अपन P से, तो P बराबर Q गुणित 2L, है ना। तो ये देखिए अपन Q लिखा, ये सॉरी ये Q लिखा, ये 2 लिखा, ये L लिखा है। तो कितना हो जाएगा 2QL, इसके बदले में कितना हो जाएगा ये P हो जाएगा। तो ये चीज अपन नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, Q नहीं लिखेंगे, L नहीं लिखेंगे, इन सब के बदले में अपन मान भर देंगे P। तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये पद सबके बदले में मात्रा आ गया P, और नीचे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिख दे अपन आर स्क्वायर एल स्क्वायर पूरी घात 3/2। तो विद्यार्थी इस प्रकार से ये आंसर आपका आ चुका है, लेकिन इसको कंडीशन लगाएंगे। छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण कैसे हल करेंगे, थोड़ी सी 1-2 लाइन और बची हुई है, आप समझ लीजिए। देखते हैं छोटे विद्युत द्विध्रुव में, छोटे विद्युत द्विध्रुव में L का मान R की तुलना में बहुत कम होगा, इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और अधिक कम होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि L स्क्वायर को छोड़ देंगे, यहाँ पर L स्क्वायर को छोड़ देंगे, यहाँ पर नगण्य मान L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, काय की तुलना में R स्क्वायर की तुलना में। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर मात्र P, और यहाँ पर किसको छोड़ना, ये L स्क्वायर को छोड़ दिए, तो R स्क्वायर पूरी की घात 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर P बचा, और ये 2 से 2 कट गया तो R की घात 3। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। अब जैसा लिख दिया अपन ने, शुरू से नहीं लिखी थी, शुरू में आप तो कम से कम लिखना जरूरी है। यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पर दिशा लिख देंगे AB के, वैद्युत द्विध्रुव AB के समांतर विद्युत द्विध्रुव AB के समांतर धन से ऋण आवेश की ओर, धन से ऋण आवेश की ओर, है ना, ये दिशा हो गई।
इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता निकली थी वहां पर यहाँ कितना आया था 2, यानी अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की दुगनी होती है ना। ये भी वस्तुनिष्ठ पूछ लिया करता है एग्जाम में, ये भी आ जाता है कभी कभी कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता, सत्य में दे दिए कि अक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की दुगनी होती है, तो कथन सत्य है ना। तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को और विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई होगी पूरी बातें और आपने सीख लिया होगा। यदि इसके बावजूद भी कोई समस्या जाती है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, मैं उसका यथासंभव निदान करने का प्रयास करूंगा। और एक बात और है कि यदि आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी पढ़ सकें, उनका भी भला हो। और इतना सब कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो को आपने देखा इसके लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नई विषय वस्तु, एक नए महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के। तो तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।